एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले फटाफट से जाइए और इसका पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये है पार्ट 2, यानी कि उसके आगे की कहानी अब आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो भैया हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, जो कि है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जिसमें हम तरह तरह के फोर्सेस को अभी एक्सप्लोर ही करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आखिर फोर्स होता क्या है, किसे फोर्स कहते हैं हम। तो भाई हमने इसमें क्या पढ़ लिया था कि जो पुश और पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसी को फोर्स कहते हैं। और उसी के रिजल्ट में कोई भी चीज मूव कर पाती है। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं पूरे दिन में, जिसमें जिसमें फोर्स का बहुत ज्यादा जो है यूज होता है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर हम और ज्यादा फोर्सेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। डेफिनेशन वगैरह तो हम देख के आ चुके हैं और इस पे हमने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए थे। उससे पहले फटाफट से बता दीजिए कि आपकी हेल्थ कैसी है भाई? चुस्त दुरुस्त फुर्तीले हैं कि नहीं? एकदम चकाचक सेहतमंद है? सेहतमंद ही रहने चाहिए। चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी में अब आगे और क्या दिया हुआ है। तो भाई यहाँ सवाल यही है, फोर्स तो आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, लेकिन कितने प्रकार के फोर्सेस पाए जाते हैं? आमतौर पर अभी हमने दो ही टाइप्स इसमें डिस्कवर करी हैं, जो कि क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो भाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब, आप वर्ड पकड़िए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉन्टैक्ट में कोई चीज अगर आ रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, किसी फिजिकल टच में आते हैं, तो उसको बोलते हैं जो फोर्स क्या है, कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, कांटेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कांटेक्ट मतलब क्या हुआ? जहां दूरी बरकरार है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन आखिर क्या है और कुछ एग्जांपल से और एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के साथ इसे और अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ बोल रहे हो ऑफन अप्लाइंग फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, जिसमें हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ रही है। यानी कि मेरी बॉडी या मेरे हाथ से अगर मैं किसी डब्बे को आगे पुश कर रही हूं तो ये हुआ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं फिजिकली किसी चीज को छू रही हूं तभी वो आगे या पीछे कर पा रही हूं। ठीक है, मान लो आगे कर पा रही हूँ, पुश कर पा रही हूँ। तो अगर मैं अपने हाथ या बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ किसी भी चीज को जो पुश या पुल करने में, ठीक है, तो भैया उस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोलते हैं। या फिर सपोज मान लो कि एक इनडायरेक्ट फोर्स आप लगा रहे हो। इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप एक स्टिक का यूज कर रहे हो अपने पास लाने के लिए किसी चीज को, या फिर आपने एक एग्जाम्पल देखा था बुक में ही, जिसमें क्या था कि एक लड़की रोप से बांधकर एक डब्बे को ऐसे करके खींच रही थी। वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल हुआ। वो अपनी तरफ लेकर आ रही थी और हैंड और जो रोप है और जो ऑब्जेक्ट है वो कि उसमें फिजिकल टच की जरूरत पड़ी ना, है ना, आपने हैंड यूज किया है अपना वहां पर। ठीक है, अब आगे देखो, फोर्सेस ऑफ दिस टाइप, इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं विच एक्ट ओनली, जो सिर्फ तभी ही एक्ट करेंगे जब देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होंगे दो या दो से ज्यादा जो भी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होंगे, जब उनका आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, तभी ही एक फोर्स जो है जब एक्ट करता है। तो इस तरीके के फोर्सेस को ही बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्सेस। समझ आ गया? ये डेफिनेशन है, यही आपको लिख डालनी है। अब एग्जांपल्स वगैरह से और समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया मस्कुलर फोर्स, यानी कि हमारा भागना, दौड़ना, चलना फिरना, स्ट्रेचिंग करना, ये सारे ही एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स होते हैं। मतलब कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी बॉडी की मसल्स काम करती हैं। तो जो हमारी मसल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स ही तो है। कैसे? देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स जो ये नजर आ रही हैं, जो ये जिफ नजर आ रही है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग। द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल। ये सारे ही फोर्स जो है, ये सारी वर्किंग आप कैसे कर पा रहे हो? आपकी मसल्स जो है बॉडी में, वो हेल्प कर रही हैं इन चीजों को एक्शन में लाने में, है ना। तो देखो, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू
एक्शन ऑफ मसल, ये जो भी फोर्स किस वजह से हो पा रहा है, मतलब किस वजह से वो फोर्स एक्ट में आ रहा है, जब आपकी मसल एक्शन कर रही है, काम कर रही है, तो उस तरीके के फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, जिसमें हमारी मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स ही नहीं होती तो हम इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। सो अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब मसल्स काम कैसे करती हैं, मतलब वो कैसे जो है वर्क कर रही हैं, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी या इलोंगेट करेंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है। या तो इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह या स्ट्रेच हो जाएंगी। जैसे आप इस आर्म को देखिए, ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो हाथ है, ठीक है, जैसे ये हाथ ऊपर लेकर आ रहा है, यहां पर मसल जो है थोड़ी इकट्ठी हो जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कंपैरेटिवली जब इस हाथ को हम नीचे खींच रहे हैं तो यहां पर इलोंगेशन हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, स्ट्रेच हो रही है हमारी मसल्स, और ये हमें फील भी होता है। देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो स्ट्रेच फील होता है ना, अंदर अंदर कुछ जैसे खिंच रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, और ऐसे रिलैक्स फील हो रहा है, हमें नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके ये देखिए, इसी तरीके से ये मसल की मूवमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। गौर से इस मूवमेंट को देखिए, आई होप इससे अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जो एनिमल, बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इस तरीके का मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए और अपने जीने के लिए। कैसे, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको फोटो दी हुई है, भैया ये डियर भाग पा रहा है, तेजी से भाग पा रहा है, इसकी मसल मूवमेंट ही तो हो रही है, पैरों में इसके मसल्स हैं जो मूव करवाने में हेल्प कर रही हैं, तो ये इतनी तेजी से भाग पा रहा है। जो ये स्नेक होते हैं, ये इस तरीके से जो है रेप्टाइल्स हैं, रेंग रहे हैं, लेकिन इनके पास भी मसल्स होती हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ऐसे डॉल्फिन्स भी जो होती हैं वो भी जंप करती हैं, स्विम करती हैं, लेकिन उनकी बॉडी में भी मसल्स होते हैं। ऐसे बच्चा हो गया, क्रॉल कर रहा है या कोई वॉक कर रहा है, या फिर बर्ड्स उड़ पा रही हैं, तो सभी की बॉडी में मसल्स होती हैं और मसल मूवमेंट भी होता है, जिससे उनकी बॉडी वर्क कर पाती है, जिससे वो मूव कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो भाई ह्यूमंस हैं वो तो शुरू से हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो ह्यूमंस ने यहाँ पर भी एनिमल्स को इस्तेमाल कर लिया अपना काम करवाने के लिए। तो भाई आदमियों ने ये खोज निकाली, मतलब इंसानों ने ये खोज निकाली, भैया मैं यहाँ जेंडर नहीं बोल रही हूँ कोई भी, इंसानों ने ये खोज निकाली कि जो हमारे ये क्या है सांड, बैल वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई उनकी जो मसल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उन्होंने उनसे हल जोतवाना शुरू कर दिया, प्लोइंग का काम इस तरीके से जो है शुरू करवा दिया इनके थ्रू, ठीक है। तो इनका ही तो ये मस्कुलर मूवमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जो घोड़े हैं, अगर जो कार्ट होती है जिसको ये खींच के लेके जाते हैं, तो ये अपनी मसल मूवमेंट ही तो यूज कर रहे हैं, इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो मस्कुलर फोर्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी के फंक्शंस होने में भी ये मस्कुलर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर भी इस मस्कुलर फोर्स की वजह से ही काम कर पाती है। जैसे कि जब हम कोई भी खाना चबा रहे हैं, जो हमारा जॉ है वो इस तरीके से मूव करता है, ये देखो जैसे ये बच्ची खाना खा रही है, मूव कर रहा है ना मुंह, तो अगर अंदर मसल नहीं होगी तो वो ऐसे मूव नहीं कर पाएगा, अटक जाएगा, कटक आवाज आ गई और जी हो गया काम, है ना। तो मसल्स की वजह से ही ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी आ पाती है और वो इस तरीके से बार बार खुल बंद हो पाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, मुंह से हमने खाना खाया और मुंह से खाना जैसे ही अंदर फूड पाइप में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर कर जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमारी माउथ से लेकर जो पाइप स्टार्ट होती है टिल हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे एनस तक जो जा रही है, ठीक है, उसको ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो जो हमारा खाना यहाँ से अंदर जाके पुश हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पेट में जा रहा है, फिर इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर रेक्टम में जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी वर्किंग भी कौन कर रहा है, मसल जो है वो एक पुश दे रही है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, इलोंगेट होती हैं, तो ही ये वर्किंग हो पाती है। हमारा पूरा डाइजेशन ही इस मस्कुलर फोर्स पे टिका हुआ है। अब ऐसे ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो इस तरीके से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, देखो हार्ट की वर्किंग देखो ऐसे ही दिख रही है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भैया इसमें चैम्बर किस तरीके से वर्क करते हैं, वो एग्जैक्टली जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट सिंपली आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हार्ट ऐसे ऐसे आपको मूव करते हुए दिख रहा है। तो कैसे, ये क्या चीज़ है हार्ट में, ये मसल ही तो है जो उसको
उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, एक्सपेंशन हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, ऑफ आवर हार्ट मसल, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, जो ज़रूरी प्रोसेस होते हैं, एसेंशियल जो होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो काम कर पाते हैं और हम सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई में तो समाधान क्या है? ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे फटाफट से आपको जाना है और अपनी क्लास उस पर सर्च करनी है, बुक क्यूरियोसिटी में जाके ढूंढ लेना है, आपको कर लेना है फ्री डाउनलोड जो भी आपको चाहिए, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ तक की बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है और वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। अब अगला यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमने मस्कुलर फोर्स तो देख लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एक और तरीके का इसके अंदर एग्जाम्पल, एक और फोर्स आ गया, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होता क्या है? मान लो कि मैंने एक बॉल फेंकी, ठीक है, ये देखो बॉल इस तरीके से रोल 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 होके आगे जाएगी, लेकिन कहीं तो वो जाके रुक जाती है। पहले क्या होता है, हमने जैसे ही तेजी से बॉल फेंकी तो धीरे धीरे आगे जाके एक जगह पे वो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड कम होती चली जाती है और एक जगह जाके वो रुक जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो रुक कैसे गई? हमने तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं फोर्स के अंदर कि भैया कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज को मूव कर रहे हैं या फिर मूव होती हुई चीज को स्टॉप कर रहे हैं तो उन दोनों ही चीजों में फोर्स लगता है, तभी ये चीज हो पाती है, तभी ये चीज पॉसिबल है। यानी किसी भी चीज को, यानी अगर कोई बॉल हमारे पास जब सामने से आ रही थी तो जब हमने ऐसे किया यानी उसको पुश किया तब वो रुक पाई, ठीक है, ऐसे ही हुआ। तो अब वो वाली बॉल जो है जो मैंने आगे फेंकी वो खुद ब खुद कैसे रुक गई? यानी कि क्या उसमें कोई फोर्स लग रहा है? तो आखिर वो क्या फोर्स है और वो कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है, ठीक है, यानी कि वो चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हो गई। ऐसे ही अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, अगर आप वो जो पेडल है उसको फ्लैट रोड पे अगर आप पेडल को मारना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे बाइसाइकिल की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और उसके बाद वो बाइसाइकिल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब सामने से तो किसी ने हाथ लगा के रोकी नहीं है तो वो खुद ब खुद कैसे रुक गई, ठीक है। ये जो है ये फंडा, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो आखिर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इन सभी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में चेंज आ जाता है इन सब सिचुएशंस में? चलिए देखते हैं। ड्यू टू, अब किस वजह से, वही हम यहाँ देख रहे हैं। अब क्या मैंने यहाँ पे वही लिखा है, हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि भाई किसी भी चीज़ को रोकने के लिए भी एक फोर्स की ज़रूरत होती है ना, मतलब दोनों तरफ से फोर्स चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को आगे भेजना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ को रोकना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं हर तरफ फोर्स लगेगा तभी कोई चीज़ जो है चल पड़ेगी या रुक जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं। सो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स बहुत ज़रूरी होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज भी करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ता है। अगर इन दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो इन सिचुएशंस में कि कोई बंदा या कोई चीज आके इनको नहीं रोक रही है, इनके आगे कोई फोर्स नहीं लगा रही है, फिर भी इनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ देर बाद जाके ये चीजें रुक जाती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है that some forces is indeed acting on them, कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स लग रहा है? क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो वो कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो इस तरीके से काम करे? तो इसके लिए हम फटाफट से क्या करेंगे, वही अपना साइंस वाला दिमाग लगाएंगे। साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता है या नहीं। तो कुछ और चीज़ों के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। हम क्या करेंगे अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, हम ले लेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम ले सकते हैं आपका लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स या नोटबुक, ठीक है। इस तरीके की हम कोई भी चीज़ जो है ले लेंगे और उसको थोड़ा सा टेबल पे या फ्लोर पे ऐसे धक्का लगाएंगे। एक बार इस तरफ से लगाओ, अब वो रुक जाएगी एक जगह जाके, पहले उसकी स्पीड स्लो होगी, धीरे धीरे फिर वो रुक जाएगी। अब ऐसे ही इस तरफ से लगाओ और इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखो, क्या बार बार यही रिजल्ट आपको मिल रहा है? तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे जाके उसकी स्पीड कम होगी और फिर उसके बाद वो रेस्ट पर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद, पहले तो वो स्लाइड करा और थोड़ी देर बाद वो जाके किसी डिस्टेंस पे रुक जाएगा ड्यू टू द फोर्स बिटवीन द। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ लिखा है, अब थोड़ा सा कारण इन्होंने बताना चालू किया है। ड्यू टू अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है और जिसके ऊपर हम उसको स्लाइड करें, यानी कि वो बुक और जो टेबल है, ठीक है, वो बुक और जो टेबल है इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है,
ठीक है, या टेबल या फ्लोर, ठीक है। तो दिस फोर्स एक्ट ऑपोजिट, और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो फोर्स है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑपोजिट ही एक्ट करता है। जैसे कि इस तरह से हमने बुक को धक्का दिया, ठीक है, तो उधर से जब कोई आएगा तभी तो वो उस बुक को रोक पाएगा। तो यानी जो उधर वाला फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट लग रहा है, तभी ही वो बुक जो है जाकर स्पीड उसकी धीरे हो रही है और वो रुक जा रही है, जब ऑपोजिट उधर से फोर्स लग रहा है। यानी ये जो फोर्स है जिस भी तरीके का, ये क्या लग रहा है, ये ऑपोजिट लगता है टू द मोशन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुक पाता है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स होता है, यहां पर ये डेफिनेशन दी हुई है प्रॉपरली, ठीक है, आप डिफाइन कैसे करोगे इसको। तो जो फोर्स होता है दैट कम्स इनटू द प्ले, वो तभी काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ट्राई टू मूव, या मूव करने की कोशिश कर रहा है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी ही सिर्फ अप्लाई होगा, तभी ही सिर्फ प्ले होगा, काम करेगा, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर। इसी को सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट होता है किधर, फ्रिक्शन काम किस तरफ करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के मोशन की, है ना, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो क्या हम इसको एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आ रही है तभी तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो यानी ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, यानी इट इज अ टाइप ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, जो कि कब हो रहा है, ड्यू टू जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी ही ये अप्लाई होता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द इररेगुलरिटीज। अब फ्रिक्शन होता क्यों है, ठीक है, या कैसे ये वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा डीप डिटेल में हम जाएंगे। अब क्या होता है कि थोड़ी बहुत इररेगुलरिटीज होती हैं सरफेस के ऊपर, तभी उसी इररेगुलरिटीज की वजह से, और वो जो चीज होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें भी कुछ इररेगुलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है ये काम कर पाता है। ड्यू टू द इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, वो जो दो इररेगुलरिटीज होती हैं सरफेस की, जब वो कॉन्टैक्ट में आती है तभी ये फ्रिक्शन काम कर पाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, ये एक टेबल है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे टेढ़ा मेढ़ा कैसे है, ठीक है, तो अगर जो स्मूथ दिखने वाली चीज होती है जैसे कि ग्लास, टेबल, फ्लोर, रोड, जो आपको बिल्कुल स्मूथ दिख रही है, उनमें भी छोटी छोटी सी इररेगुलरिटीज होती हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में या फिर गौर से देखो तो। ऐसे ही जो कार्डबोर्ड का डब्बा होगा उसमें भी थोड़ी सी इररेगुलरिटीज होती है, लेकिन दोनों में ही थोड़ी थोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से एक लॉक लग जाता है, आपस में दोनों सरफेस का लॉक लग जाता है। तो जब ऐसे लॉक से गुजरते हुए कोई चीज जा रही है, आगे जा रही है, तो उसको जाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी ना, नीचे वाली चीज थोड़ा सा रोक रही है, क्यों? क्योंकि वो लॉक में फंस रहा है, तो उस ऊपर चलने वाली चीज की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और फिर उसके बाद रुक जाएगी। जैसे कि भैया गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें ब्रेक्स काम ही नहीं करेंगे, लग ही नहीं पाएंगे, अगर नीचे रोड में फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो आप गाड़ी को रोक पाओगे ही नहीं, क्योंकि नीचे जो इररेगुलरिटीज होती हैं उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है और ब्रेक्स अप्लाई हो पाती है, ठीक है। सो इवन सरफेस विच अपीयर स्मूथ, जो हमें सरफेस स्मूथ भी दिखता है, उसमें भी काफी सारी माइन्यूट छोटी छोटी सी इररेगुलरिटीज होती हैं। व्हेन प्लेस इन कॉन्टैक्ट द इररेगुलरिटीज, जब दो इररेगुलरिटीज दो सरफेस की आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं और ओपोज करने लग जाती हैं एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर, ठीक है। तो भैया वो इररेगुलरिटीज ओपोज करती हैं एक दूसरे को, है ना, नीचे वाला जो सरफेस है वो ओपोज करने लग जाएगा, यानी ऊपर वाली चीज को उस पे से जाने में, गुजर के चलने में काफी डिफिकल्टी आएगी। अब अगला यहाँ आगे क्या है, ठीक है, यहाँ बात क्या हो रही है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कभी कभी क्या होता है, सच में दो सरफेसेस ज्यादा ही इररेगुलर है, तब ये जो लॉक होगा ये बहुत ज्यादा लग जाएगा। तब क्या होगा, अगर मान लो कि खुरदुड़ी सी रोड है बहुत ज्यादा, तब उस पर चलने में होता है ना, काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, रेस ज्यादा देनी पड़ती है, और कंपैरेटिवली स्मूथ पे तो भैया हम थोड़ी रेस दे के बढ़िया मक्खन चल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि नीचे सरफेस पे ज्यादा इररेगुलरिटीज है तो लॉक ज्यादा
टाइट लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, कार को उस रोड पे से निकलने में, है ना, ये बात है। अब एक एक्टिविटी है इसी के ऊपर, बड़ी ही आसान है, मज़ेदार है, देख लेते हैं। सो दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट। अब आपको फिर से मान लो कार्डबोर्ड का जो डब्बा है वही ले लो और उसको डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे रखो, जैसे कि कांच का कोई सरफेस हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, सेरेमिक टाइल हो गई, सैंड हो गई, जिसमें जो ग्लास है वो एकदम स्मूथ नज़र आता है, जो सेरेमिक टाइल है वो भी एकदम स्मूथ नज़र आएगी। अब आपको करना क्या है, आप कोई बॉल ले लो या फिर आप ले लो सेल, ठीक है। अब काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है ना सेल का, या फिर जो बॉल हो जिसका एकदम स्मूथ सरफेस हो वो आप ले लो, और या कार्डबोर्ड का बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको ऐसे पुश करो, ठीक है, स्लाइड करवाओ। तो आप देखो, आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ग्लास पे भी स्लाइड करवाना है, क्लॉथ पे भी, वुड पे भी, सेरेमिक टाइल पे भी और सैंड पे भी। मान लो कि आपने सेल ले लिया है, तो आप सब पे जब कराओगे तो यहाँ सवाल क्या है, ऑब्जर्वेशन आप क्या देखोगे, डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो रुक रहा है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही, तो ऐसा आपको नहीं नजर आएगा, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रुकेगा। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सरफेसेस, तो वही नो, ठीक है, इसका जवाब वही है नो। क्या होगा कि जो सरफेस ज़्यादा स्मूथ है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा आगे तक चला जाएगा, आगे तक जाके रुकेगा। अब जो रफ सरफेस है उस पर थोड़ा पीछे, जो ज़्यादा रफ सरफेस है उस पर थोड़ा और पीछे, यानी डिस्टेंस अलग अलग होगा। वो स्लाइड तो करेगा लेकिन अलग अलग जगह जाके रुकेगा, अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मटीरियल की वजह से, नीचे के सरफेस की वजह से, यानी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये इससे हमें समझ आ रहा है। कंक्लूजन क्या है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कि जो नीचे का सरफेस है उसमें कितनी इररेगुलरिटीज हैं, इस पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। यानी अगर ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी तो ज्यादा फ्रिक्शन काम करेगा, ज्यादा नीचे का सरफेस अगर इररेगुलर है तो वो ज्यादा लॉक करेगा ना चीजों को, जिसकी वजह से काफी मुश्किल होगी ऊपर वाली चीज को निकलने में, तो यानी नीचे फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है। फॉर डिफरेंट सरफेस द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंस, सो वी कैन से दैट द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, की सरफेस जो कांटेक्ट में आया उसका नेचर कैसे है। फ्रिक्शन ज्यादा होगी रफ सरफेसेस पे, समझ आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट से, ये क्या है, स्टेप फर्दर है, यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकल और बातें यहाँ पर बताई हुई। क्या कह रहे हैं, चलो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्या वो ओनली उन्हीं ऑब्जेक्ट पे काम करता है जो सॉलिड सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स का क्या जो लिक्विड में मूव कर रहे हैं या गैस में मूव कर रहे हैं, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, जैसे सपोज हमारा जो एरोप्लेन होता है ये तो हवा में उड़ता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी शिप होती है ये कहाँ, ये पानी में मूव करती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर जगह होता है। बस अब यहाँ क्या हो रहा है, ये मूव कैसे कर पा रहे हैं सही तरीके से, कि भाई इनकी जो शेप है इसकी वजह से इनको एक स्ट्रीम लाइन शेप दी हुई है। गौर से देखिए, एरोप्लेन की शेप, शिप की शेप, बोट की शेप इसी तरह से होती है। ऐसी जो हाई स्पीड वाली ट्रेन होती हैं इनकी भी शेप इस तरीके की ही होती है, ऐसे करके, ठीक है। क्या होती है, यहाँ पर टेपर एंड होता है, बिल्कुल ऐसे नुकीली सी होती है और ऐसे घूमी हुई यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो जब हवा या पानी इस सरफेस पे टकराती है तो वो यहाँ से ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली सीधा सरफेस होगा तो सीधे सीधे वो चीज़ें लगेंगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे मूव नहीं कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसको डिफरेंट तरीके की स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है इन चीज़ों को, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम लगे, ठीक है। ये लॉजिक होता है, समझ आ गया अब अच्छे से। इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब यहाँ जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आता है बच्चे के द्वारा कि भैया क्या ये ज़रूरी होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए अब फोर्स जो है अप्लाई करना ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद, कि भैया तभी, और मतलब फोर्स जो है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे तभी अप्लाई करेगा फोर्स जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। क्या ऐसा ही होता है? तो ऐसा नहीं है। ये तो भाई हमने कांटेक्ट फोर्स पढ़े थे और इनके हमने एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने ही ये वाले हैं, यही जो सवाल है इसी की मिस्ट्री आगे खुलने वाली है अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो सरफेस जब या दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी ही एक फोर्स काम करता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के भी काम करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आया हो। अब हम आगे का पार्ट करेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।